नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की साख दांव पर है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि हरियाणा में 2 सीटों को लेकर राज्यसभा चुनाव है। ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की एक सीट तो डेफिनेटली इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, क्योंकि संख्या की अगर बात करें, विधायकों की संख्या की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास अच्छा खासा नंबर है, यानी कि 48 भारतीय जनता पार्टी के खुद के विधायक हैं। 31 चाहिए एक उम्मीदवार को राज्यसभा पहुंचने के लिए, तो बिल्कुल रास्ता साफ है। बीजेपी का कैंडिडेट पहुंच जाएगा, जो कि संजय भाटिया हैं। करनाल से पूर्व लोकसभा सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के बेहद खास, बेहद करीबी। और जब करनाल से लोकसभा का चुनाव मनोहर लाल खट्टर ने लड़ा, तब ये भी अपनी सीट उन्होंने छोड़ी, संजय भाटिया। तब उसके बाद से लगातार मनोहर लाल खट्टर के लिए काम करते रहे, पार्टी के लिए काम करते रहे, अलग अलग जिम्मेदारियां पार्टी में भी संभाली और बतौर कार्यकर्ता पार्टी के साथ जुड़कर काम कर रहे थे। अचानक से लिस्ट आती है और संजय भाटिया को भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट बना देती है। सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कैंडिडेट तो राज्यसभा जाना ही है, तो संजय भाटिया लगभग जा ही रहे हैं। फिर कांग्रेस की बारी आती है, बहुत मंथन चलता है, लगातार मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारे नाम सामने आते हैं। और जब कांग्रेस के अंदर नामों को लेकर मंथन होता है, तब भी बहुत सारी खबरें, एक भूचाल जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में अक्सर आ ही जाता है कि भाई हमारा कैंडिडेट नहीं तो फिर हम समर्थन नहीं करेंगे, और तमाम तरीके की चीजें होती हैं। तो वैसा बहुत सी चीजें चलती रही, लेकिन जो नाम आया, जो सबसे पहले हमने हरियाणा न्यूज पर अपने दर्शकों को बताने का काम भी किया, एक ऐसा नाम था जिसने सबको चौंका दिया, क्योंकि वो नाम किसी ने सुना ही नहीं। करमबीर बौद्ध, किसी ने नाम नहीं सुना, कोई जानता नहीं था कि भाई ये हैं कौन, कांग्रेस पार्टी क्यों इनको टिकट दे रही है, और बहुत कुछ जानकारियां निकालनी पड़ी, बहुत ज्यादा देखना पड़ा कि भाई कौन है, कैसे कांग्रेस से जुड़े रहे, और तमाम तरीके की चीजें जब देखी गई तो ये मालूम चला कि भाई ये तो बहुत ही साधारण से एक व्यक्ति हैं, बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं, और कांग्रेस पार्टी एक ऐसे शख्स को टिकट देती है, एक दलित कैंडिडेट को मैदान में उतारती है। हालांकि 37 विधायक कांग्रेस पार्टी के पास हैं और उसके बाद 31 ही चाहिए, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को लेके सब यही कह रहे थे कि भाई इनका तो राज्यसभा जाना थोड़ा सा मुश्किल है, और क्या जा पाएंगे या नहीं। तो इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, जल्दी से आप आ जाइए। और जो कैप्शन हमने दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी साख बचा पाएंगे या फिर नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और मैं चाहूंगी कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जल्दी से हमारे साथ जुड़िए और इस विषय पर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिए, क्योंकि तीसरे नाम की एंट्री हो गई। सतीश नांदल निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे अपना नामांकन दाखिल कर देते हैं, और उसके बाद टेंशन बढ़ जाती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की साफ तौर पे, क्योंकि सतीश नांदल के साथ 3 निर्दलीय विधायक जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रखा है, वो पहुंच जाते हैं उनका नॉमिनेशन फाइल करवाने के लिए, जिसमें सावित्री जिंदल भी हैं, राजेश जून भी हैं और देवेंद्र कादियान भी हैं। तो ये तीनों ही पहुंचते हैं और सतीश नांदल का नॉमिनेशन फाइल करवा देते हैं। सतीश नांदल से सवाल पूछा जाता है कि भाई आप नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, और कैसे, क्यों, ये क्या हुआ, क्योंकि अंक गणित को कैसे मैनेज करेंगे आप? आपको तो विधायकों की एक संख्या चाहिए, आप तो फिलहाल 3 विधायकों के साथ ही आए हैं, 31 तक आप कैसे पहुंचेंगे? तो वो कहते हैं कि तमाम चीजें हमने देख ली हैं, हमने तमाम समीकरण पहले बिठा लिए हैं, हर चीज हो गई है, बातचीत हो गई है, और उसी के बाद मैंने ये नॉमिनेशन फाइल करने का फैसला किया। अब इसके बाद टेंशन कांग्रेस के खेमे में साफ तौर पे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कांग्रेस का जो इतिहास रहा है वो ऐसा ही है। कांग्रेस के लिए राज्यसभा चुनाव बहुत ही मुश्किल हमेशा रहता है, संख्या बल होने के बावजूद भी हर बार कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हार जाते हैं। 2016 की बात कर लें, चाहे हम 2022 की बात कर लें, और तमाम तरीके के जो सवाल उठते हैं अक्सर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स पे, क्रॉस वोटिंग को लेके, हॉर्स ट्रेडिंग को लेके, तो साफ तौर पे तीसरे कैंडिडेट की एंट्री के बाद ये तमाम चीजें भी आ गई। लेकिन ये राज्यसभा का चुनाव आपको क्या लगता है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कांग्रेस पार्टी के लिए, और क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी साख को बचा पाएंगे? क्योंकि राहुल गांधी बहुत स्ट्रिक्टली ये कह चुके थे कि इस बार कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए।
जिस भी कैंडिडेट को पार्टी आलाकमान की तरफ से भेजा जाएगा वो डेफिनेटली पहुंचना चाहिए, राज्यसभा में जाना चाहिए। लेकिन इस बार क्या ऐसा संभव होगा? क्योंकि पिछले जो एक्सपीरियंसेस हैं वो तो बहुत ही खराब रहे हैं। आप जानते हैं 12-12 वोट कैंसिल हो जाना, स्याही कांड, पेन बदल जाना और तमाम तरीके की चीजें। उसके बीच में अब एक सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी लगभग 1 साल का इंतजार करना पड़ा लीडर ऑफ ऑपोजिशन की कुर्सी पर बैठने के लिए। साल 2024 में विधानसभा के चुनाव हुए और आप देखिए कि 1 साल लगभग इंतजार करना पड़ा। अलग पार्टी आलाकमान ने कोई फैसला लिया ही नहीं और उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही हालांकि फिर से नाम सामने आया और लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना दिया गया, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, और साफ तौर पे बता दिया गया कि हुड्डा साहब अब नहीं चलेगा। आपको अगर कुछ भी गलती हुई, कांग्रेस का कैंडिडेट राज्यसभा पहुंचने से चूक गया या फिर आप अपने विधायकों को संभाल नहीं पाए, तो ये हुड्डा कांग्रेस का अंत ही हो जाएगा एक तरह से। हरियाणा में कांग्रेस का तो वैसे भी अंत ही है, क्योंकि ज्यादा कुछ खोने के लिए बचा नहीं है। कांग्रेस में हुड्डा साहब ही हैं और हुड्डा साहब के जितने समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इज कांग्रेस, कांग्रेस इज भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस परीक्षा को पास कर लेते हैं तो फिर भी शायद नंबर कुछ बच जाएंगे। कांग्रेस पार्टी में जो इज्जत है, जो मान सम्मान है, वो बढ़ जाएगा या फिर बना रहेगा कम से कम। लेकिन अगर ये परीक्षा पास नहीं कर पाए और जिस तरीके की बातें तमाम दूसरे विधायकों की तरफ से की जा रही हैं, दूसरी पार्टी की तरफ से की जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। 16 मार्च को हम जानते हैं कि वोटिंग अब होगी, क्योंकि 3 कैंडिडेट हैं और 2 सीटें ही हैं जो खाली हैं। रामचंद्र जांगड़ा और किरण चौधरी को की जो सीटें खाली हुई हैं हरियाणा से, उन्हीं सीटों को लेके ये चुनाव था। ऐसे में 16 मार्च को ये चुनाव है। अब वोटिंग भी होगी, निर्विरोध नहीं चुने जाएंगे क्योंकि 3 कैंडिडेट्स मैदान में आ गए हैं। ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की साख दाव पर लगी हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो लगातार हम देख रहे हैं, ये कांग्रेस में कहा जाता है कि भाई बहुत सारे गुट हैं, किसी गुट को कुछ नहीं मिलता तो दूसरा गुट परेशान हो जाता है, किसी को मिल जाता है तो तीसरा वाला सोचता है कि भाई उसको क्यों मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो कांग्रेस पार्टी में अक्सर देखने को मिलती है। और इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे कि भाई इन तमाम चीजों को होने से रोक दिया जाए, अदरवाइज तो आप फंसेंगे, आप बुरे फंसेंगे। क्योंकि राहुल गांधी ने साफ तौर पे आपको चेतावनी दे दी है एक तरह से। और सतीश नांदल जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आए हैं, इसके पीछे आपको क्या प्लानिंग लग रही है? बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सोनू मधवाल, मलकीत सिंह, राजगीर जांगड़ा, गुरजीत सिंह, प्रदीप सैनी, हर्ष कुमार, उमेश यादव। आप भी अपनी कोई राय जो है वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं या आपको क्या लगता है इस पूरे के पूरे मसले पे क्या हो सकता है, क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है जिसके तहत सतीश नांदल ने नॉमिनेशन फाइल किया बतौर निर्दलीय उम्मीदवार? क्योंकि देवेंद्र कादियान जो इनके साथ पहुंचे थे, निर्दलीय विधायक हैं गन्नौर से, वो ये कहते हैं कि तमाम चीजें हो गई हैं, मतलब हमने बातचीत कर ली है, पूरी व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था है, ये कहते हैं मीडिया से। जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि भाई आप लोग तो 3 ही हैं, तो आप नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आए हैं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो कहते हैं भाई पूरी व्यवस्था है, यानी कि सारे अरेंजमेंट्स हैं। अब अरेंजमेंट्स जाहिर सी बात है विधायकों के ही होंगे, और वो नंबर कैसे आए इसको लेकर क्या ऑलरेडी सेटिंग हो गई है? सतीश नांदल ने क्या सेटिंग कर ली है? कांग्रेस के खेमे में सेंध लगाने की, सेंधमारी की तैयारी पूरी है और कांग्रेस पार्टी के विधायकों को तोड़ने की पूरी कोशिश और पूरी प्लानिंग हो चुकी है। क्योंकि सतीश नांदल ये कह रहे हैं कि सब कुछ हमारी तरफ से कर लिया गया है, तमाम चीजों को सोच विचार कर ही हमने ये नॉमिनेशन फाइल किया है, सब बातचीत करने के बाद ही ये किया है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि बातचीत आखिर किससे हुई है? क्या कांग्रेस के विधायक अभी से ही तैयार हो गए हैं कि भाई हम तैयार हैं, आइए खरीद लीजिए? और मैं जब से ये खबरें सामने आई हैं, लगातार सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे हैं, आप भी कांग्रेस पार्टी को लेकर अलग अलग तरीके के दावे और बातें सुन रहे होंगे। उस पर भी मैं चाहूंगी कि आप कमेंट जरूर करिए और देखिए कि भाई क्या चल रहा है, हरियाणा के लोग क्या सोच रहे हैं। क्योंकि हरियाणा के जो लोग हैं वो पॉलिटिकली बहुत ही समझदार हैं और पॉलिटिकल अवेयर हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं राजनीति में, और उनको ये समझना बहुत जरूरी होता है कि भाई
क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे है, क्या नहीं है। एक लिख रहा है बिकेंगे। अब हुड्डा की सेटिंग होगी दिल्ली में 16 मार्च के बाद। मतलब कांग्रेस के विधायक कमल कह रहे हैं कि बिक जाएंगे। अब हुड्डा की सेटिंग होगी दिल्ली में 16 मार्च के बाद। तो क्या लग रहा है एक आम इंसान को, क्या कांग्रेस के विधायक बिक जाएंगे, या इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको रोकने में या अपने विधायकों को बिकने से रोक पाएंगे? क्योंकि तमाम लोग तो यही कह रहे हैं, सीधा सीधा हॉर्स ट्रेडिंग को लेके आरोप लगाए जा रहे हैं। निखिल यश जैन है, ये कह रहे हैं बीजेपी का ही कैंडिडेट जीतेगा राज्यसभा का मेंबर। बिल्कुल, बीजेपी का कैंडिडेट तो जीत ही रहा है, वो तो जा ही रहा है, लेकिन एक निर्दलीय उम्मीदवार भी है निखिल जी, और कांग्रेस कभी नहीं जाएगी। कांग्रेस को तो चुनाव लड़ना है, संख्या बल भी है, 37 विधायक हैं, लेकिन जो निर्दलीय आ गया है इसने गेम खराब कर दी है। अब कांग्रेस पार्टी की करी है, बीजेपी की करी है, किसकी करी है वो नहीं पता है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। और वो गड़बड़ साफ तौर पे आप देखिए, 31 वोट भारतीय जनता पार्टी के पास खुद के 48 विधायक हैं, जिसमें से 31 वोट संजय भाटिया 31 वोटों के साथ चले जाएंगे राज्यसभा, और बची हुई भारतीय जनता पार्टी की 17 वोट्स, उसके अलावा जो 3 निर्दलीय हैं, ये तो 20 ही हो गए। साफ तौर पे ये 20 कैंडिडेट्स। उसके बाद ये देखा जाएगा कि भाई अब आईएनएलडी इंडियन नेशनल लोकदल के पास भी 2 विधायक हैं, तो ऐसे में इंडियन नेशनल लोकदल के जो विधायक हैं वो क्या इस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सतीश नांदल का फेवर करते हैं, इनका समर्थन करते हैं, या फिर तमाम तरीके की जो परेशानियां झेलनी पड़ेंगी वो सतीश नांदल को भी पड़ सकती हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बार बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड हैं। पार्टी आलाकमान ने साफ तौर पे डू और डाई वाली जो सिचुएशन होती है उसमें डाल दिया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, और बता दिया है कि अब भी नहीं तो फिर हुड्डा साहब आपके लिए दरवाजे कांग्रेस पार्टी के हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस में तो बचा ही क्या है। वैसे भी जो कांग्रेस है उसको हुड्डा कांग्रेस का टैग दे दिया गया है। बाकी जो दूसरे गुट हैं वो अक्सर परेशान रहते हैं, निराश रहते हैं, और ये कहते हैं कि भाई कांग्रेस में तो सिर्फ हुड्डा साहब की चलती है, बाकी किसी की चलती नहीं है। और तमाम जो दूसरे गुट हैं वो पार्टी आलाकमान को कभी शिकायतें करते हैं, कभी बातें कहते हैं, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं होता है। तो ऐसे में क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बार कुछ कर पाएंगे? क्या आपको लगता है वाकई में, या फिर हुड्डा साहब ही गेम कर देंगे? और जैसा कि कुछ लोग भी मैं देख रही हूँ कि आरोप लगा रहे थे कि भाई हुड्डा साहब यानी कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, और अभय चौटाला भी लगातार ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस जो है वो हुड्डा साहब जो हैं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पे काम करते हैं, और अपनी पार्टी को लगातार इसलिए वो नुकसान पहुंचाते रहते हैं। तो फिर क्या होगा, मतलब किस तरीके से चीजें होंगी, और क्या देखा जाएगा, कौन समर्थन देगा, कौन नहीं देगा, और सतीश नांदल का समर्थन कौन कौन करता है? बीजेपी के विधायक क्या समर्थन कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे? कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे, वोट कैंसिल करवाएंगे, क्या करेंगे? क्योंकि इससे भी पूरा गेम बिगड़ जाएगा, और इसके बाद ही, इसके ऊपर ही पूरा का पूरा जो ये गेम है ये टिका हुआ है। कमल ही कह रहे हैं हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस कभी भी पूर्ण बहुमत नहीं ला पाई, और ना ही कभी कोई राज्यसभा का चुनाव जीता, इसलिए ही इसका हिसाब हो जाएगा एक बार चुनाव हो जाए। तो कमल बहुत ही, मुझे लग रहा है, हुड्डा साहब से परेशान है, और ये कह रहे हैं कि भाई हुड्डा साहब ने तो कांग्रेस को साफ तौर पे खराब कर दिया, कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं लेकर आ पाए हैं। और जब आप देखिए चुनाव 2009 के भी हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, तब भी क्या हुआ, तब भी सुई अटक कर रह गई 40 पे, है ना। और फिर जो संख्या बल था वो नहीं आ पाया, 47 विधायक चाहिए थे, निर्दलियों की सपोर्ट से फिर सरकार बनाई गई, और वहां पर जो खेल हुआ वो सब जानते हैं। और उसके बाद साल 2014 वहां पे चुनाव हुआ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी की बुरी तरीके से हार हुई। हमने देखा 2019 में चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी कहती रही कि भाई बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, लोग सरकार बदलने वाले हैं, और तमाम तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाए गए। लेकिन फिर भी 2019 के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन सबके सामने रहा, फिर सरकार नहीं बना पाई। फिर 2024 का चुनाव आया,
और ये ऐसा चुनाव था जहां पर कांग्रेस के तमाम नेता इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हमारी सरकार बन रही है। कुछ नेता तो टेंडर उठाने में भी लग गए थे, कुछ नौकरियां बांटने में लग गए थे और ये कह रहे थे कि भाई हमारी सरकार आ जाएगी, हमारे कोटे में इतनी नौकरियां आएंगी, जितनी वोट दोगे उतनी नौकरी मिलेगी और तमाम तरीके की सी बातें हुई। मंत्रालय बांट दिए गए थे, सोच रहे थे मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसको कौन सी कुर्सी पे बैठना है, किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, तमाम चीजें डिसाइड कर ली गई थी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से। लेकिन जब रिजल्ट आया तो सब चौंक गए। जो सरकार बना रही थी पार्टी वो 37 पे आके अटक गई, सरकार बन नहीं पाई। और भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार नायब सिंह सैनी के फेस पे चुनाव लड़ा और सरकार बनाई। पूर्ण बहुमत की सरकार तीसरी बार बनाई गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए 48 सीटें जीत गए। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। और एक हमारे साथ शख्स जुड़े हैं, जंगवीर सिंह मान। वो कह रहे हैं कि दीदी एक बात कहना चाहूंगा, आपका लाइव सामने आ गया, आपके लाइव कमेंट देखे, हुड्डा साहब कांग्रेस को ले डूबे, जब तक हुड्डा कांग्रेस नहीं बदलेगी मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं, हकीकत है। सही कह रहे हैं आप। अपनी राय जो आपने हमारे साथ साझा की है और आप बता रहे हैं कि जब तक कांग्रेस क्योंकि देखिए एक जो वर्कर होता है ना, जो ये पार्टी के साथ बहुत ही दिल से जुड़े होते हैं वर्कर्स, वो बहुत दिल से काम करते हैं, वो ग्राउंड पे काम करते हैं, हर छोटे बड़े मुद्दे को लेके लड़ते हैं लोगों से, उनसे बहस करते हैं और पार्टी को डिफेंड करते हैं। और जब ऐसे लोगों को झटका लगता है ना देख के कि भाई बड़े नेताओं की वजह से एक आम कार्यकर्ता को कितनी मुश्किल आ रही है, एक आम कार्यकर्ता को फर्क नहीं पड़ रहा है, वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा है, वो सोच रहा है कि भाई हम दरी बिछा रहे हैं, हमें दरी बिछाने में कोई दिक्कत नहीं है, हम तमाम चीजें कर रहे हैं पार्टी के लिए। लेकिन बड़े नेता क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर, आपस में लड़ रहे हैं इस रेस को लेकर कि भाई मैं सबसे बड़ा या तू सबसे बड़ा, आपस में लड़ रहे हैं इस बात को लेकर कि भाई मेरी चलेगी या तेरी चलेगी, आपस में लड़ रहे हैं इस बात के लिए कि भाई मेरे लोगों को टिकट मिल गई या तेरे लोगों को टिकट मिल गई। तो आपस में ही जब लड़ते रहेंगे तो क्या मिलेगा, क्या हासिल होगा। और अब तो सबसे बड़ी परीक्षा है इस राज्यसभा चुनाव में 16 मार्च को भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। क्या फिर से स्याही कांड जैसी कोई चीज होने जा रही है हरियाणा में? क्या फिर से क्रॉस वोटिंग होने जा रही है? कांग्रेस की विधायक तोड़ने जा रही है सतीश नांदल, और जिस तरीके की बातें कही जा रही है कि बातचीत हो गई है, तो क्या वाकई में बातचीत हो गई है? और उस बातचीत से क्या अब क्रॉस वोटिंग होने के आसार बढ़ गए हैं? लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मुझे लगता है कि इतनी आसानी से इस बार ये तमाम चीजें नहीं होने देंगे, क्योंकि जो ये कैंडिडेट हैं सतीश नांदल, गढ़ी सांपला किलौई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहां से चुनाव लड़ते हैं वहीं से ही आते हैं, चुनाव भी ये वहां से लड़ चुके हैं। लेकिन इस सब के बाद क्या वाकई में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर उन्होंने हरा दिया तो हुड्डा साहब के नाम का क्या होगा? रोहतक, जिसको गढ़ कहा जाता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, उस गढ़ का क्या होगा? हरियाणा में जो हुड्डा कांग्रेस कहा जाता है, उस हुड्डा कांग्रेस का क्या होगा? ये कहा जाता है कि हुड्डा साहब से बड़ा कोई जाट नेता नहीं है, उसका क्या होगा? क्योंकि नांदल साहब भी जाट हैं, रोहतक से हैं। और अगर ये चुनाव कांग्रेस पार्टी को हराने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक अगर ये वीडियो पहुंच रही है तो साहब देख लीजिए, क्या करना है सोच लीजिए, क्योंकि आपकी पार्टी के कैंडिडेट्स की, आपके विधायकों को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं। बचा सकते हैं या फिर जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही भी साबित हो सकते हैं। जो ये सतीश नांदल हैं, इनका पहला चुनाव रोहतक के जाट संस्था प्रधान का रहा था, उसमें वो हार गए थे। फिर उन्होंने इनेलो ज्वाइन की थी और इंडियन नेशनल लोकदल में भी रहे हैं। और इसलिए भी कहा जा रहा है कि इंडियन नेशनल लोकदल के जो 2 वोट्स हैं शायद अभय चौटाला इनको दिलवा दें, ऐसा भी हो सकता है, लोग ये कह रहे हैं। 2 बार विधानसभा चुनाव इनेलो में रहते हुए लड़ा, उसमें भी हार मिली। फिर भाजपा में चले गए और फिर विधानसभा का चुनाव भी भाजपा के टिकट से लड़ा, उसमें भी हार मिली। और इनके बेटे जो हैं उन्होंने भी रोहतक मेयर चुनाव लड़ा, लेकिन वो वहां से भी हार गए। तो
कोई बहुत ऐसा बहुत बड़ा या बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल पॉलिटिकल करियर तो सतीश नांदल का नहीं रहा है। इन तमाम हार के बाद क्या जीत हासिल होगी राज्यसभा चुनाव में, ये एक बड़ा सवाल है। दीदी, मेरे हलके में एमपी वोट से कांग्रेस 25,700 लगभग वोटों से जीती थी, फिर भी बीजेपी जीती। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि वोट चोरी का कोई आरोप आप जगबीर जी लगाना चाह रहे हैं, तो क्लियरली आप लिख सकते हैं, क्योंकि वोट चोरी को लेके भी लगातार कांग्रेस के तमाम नेता आरोप लगाते रहे। जब राहुल गांधी शुरू हुए और ये कहना कि भाई वोट चोरी हुए, उसके बाद से तमाम जो लोग थे वो इसको लेकर आरोप लगाने लगे, सवाल पूछने लगे कि भाई तो चोरी की सरकार है। कांग्रेस के नेता कहने लगे कि चोरी से बनी है, चोरी कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो क्या अब कांग्रेस के विधायक तो चोरी नहीं हो जाएंगे? इतना देखना पड़ेगा, क्योंकि बाद में तो आप भले ही चाहे कुछ भी बोलते रहिए और आरोप लगा दीजिए, क्योंकि आरोप लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन उनको सिद्ध करना ये बहुत मुश्किल होता है। अब आप तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं विधानसभा चुनावों को लेके, लेकिन अब जो बीत गई वो बात गई। विधानसभा चुनाव चले गए, अब सर पे है 16 मार्च की अग्नि परीक्षा। क्या वो अग्नि परीक्षा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पास कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे? क्योंकि सवाल सबसे बड़ा यही है कि ये परीक्षा क्या पास हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी, और किस तरीके से ये तमाम चीजें होंगी। क्योंकि बहुत बड़े बड़े आरोप लगे, लेकिन उन आरोपों के बाद भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती रही कि भाई हमने तो काम किए हैं, काम के नाम पर लोगों ने हमें वोट दिया। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया है, एक दूसरे को ये नीचा दिखाते हैं और दलितों का अपमान करते हैं, तमाम चीजें करते हैं, पर्ची खर्ची के साथ नौकरी देते हैं। तो कौन चाहेगा इनकी सरकार आए और युवा बर्बाद हो जाए? क्योंकि बीजेपी को तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट इस बात को लेके मिला कि बिना पर्ची खर्ची की नौकरी दी, पारदर्शिता के आधार पर नौकरी दी। और जो मनोहर लाल खट्टर ये पॉलिसी लेके आए ना, उससे तो वाकई में जो युवा थे कहीं ना कहीं वो तो खुश हो ही गए। उनके परिवार जो थे वो अलग से इन्फ्लुएंस हुए और सबको लगा कि भाई यहां पर ही स्कोप है नौकरी मिलने का, वरना तो नौकरी मिल ही नहीं सकती है। वोट चोरी के बाद विधायक चोरी, नया मुद्दा मिल जाएगा। तो क्या ये वाकई में मुद्दा मिल जाएगा? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये मुद्दा लोगों को दे पाएंगे और क्या अपने विधायक चोरी होने से बचा पाएंगे? विधायक तो क्या ही चोरी होंगे, लेकिन विधायकों की वोट चोरी हो सकती है। और क्या वो वाकई में चोरी हो पाएगी या भूपेंद्र सिंह हुड्डा कामयाब हो जाएंगे उस वोट चोरी को रोकने में? क्योंकि अब देखिए, पार्टी में भी लगातार नेगोशिएशंस भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी करते रहे हैं, हमेशा आंख दिखाते रहे हैं। और अगर उनके मन की नहीं होती है तो हमने अक्सर देखा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं। कभी पार्टी अपनी नई पार्टी बनाने की चर्चाएं चल पड़ती हैं, तो कभी ये चल पड़ती हैं कि भाई सबसे ज्यादा विधायक मेरे साथ में हैं, और तो कभी ये चल जाती है कि भाई सबसे बड़ा जो नेता है कांग्रेस पार्टी का वो मैं हूं। तो तमाम चीजें होती हैं। लेकिन क्या वाकई में अब जब इतनी बड़ी परीक्षा होने वाली है तो इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीत पाएंगे? क्योंकि करमवीर बौद्ध के बारे में जब हम जानकारियां खंगालने की कोशिश कर रहे थे, जब हम देख रहे थे कि भाई ये शख्स कौन है आखिर जिनको टिकट दिया गया है, तो ये मालूम चला कि भाई ये तो राहुल गांधी ने टिकट दिया है, ये तो राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं। और क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि बहुत लंबे अरसे से कुछ काम करते रहे हों कांग्रेस पार्टी में, ऐसा नहीं है। विधानसभा में एक आम अधिकारी के रूप में इनका जो कार्यकाल है रहा, इन्होंने काम किया। फिर पिछले विधानसभा चुनाव में मौलाना से टिकट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का हम जानते हैं कि सिटिंग एंड गेटिंग का फॉर्मूला था। मतलब जो विधायक हैं, सिटिंग विधायक हैं, उनको डेफिनेटली टिकट मिलने ही जा रही है। तो वरुण मुलाना को भेज दिया लोकसभा और उनकी पत्नी को भेज दिया विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, तो जिस वजह से करमवीर बौद्ध को तब टिकट नहीं दी गई थी। फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी, तो उसके दौरान जो ये करमवीर बौद्ध थे, ये काफी करीब राहुल गांधी के भी आए, काफी काम भी किया, पार्टी के लिए काम किया, संगठन के लिए काम किया। और अब जब राज्यसभा पे इनका नाम आया, राज्यसभा का टिकट पार्टी ने इनको दे दिया, तो तमाम लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए कि भाई ये क्या हो गया। मूल रूप से अंबाला के रहने वाले इनको कहा जाता है, क्योंकि अंबाला में ही इन्होंने घर बना लिया था, ज्यादातर जो काम है वहीं करते थे, और इसलिए करमवीर बौद्ध को अंबाला में ही अपना घर बना के रहना पड़ा, और अंबाला का निवासी उनको बताया जा रहा है। दीदी, मेरे कमेंट सही नहीं समझी आप, आरोप नहीं था, एमपी वोट और अमले बौद्ध का अंतर था।
ठीक है जंगवीर जी, करमवीर बौद्ध के बारे में मैं बात कर रही थी। हरियाणा सिविल सचिवालय से करीब 5 साल पहले ये सुपरिटेंडेंट के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। इनकी पत्नी जो है वो लेबर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट के तौर पर कार्य कर रही है। और इनके बारे में जब इनके परिवार से आज बात हुई, जब ये नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे, तब भी हमने देखा कि जो परिवार है बेहद साधारण सा नजर आ रहा है। और पार्टी का इतना धन्यवाद ये लोग कर रहे थे कि आपने एक साधारण से कार्यकर्ता को टिकट दे दी। इनको उम्मीद भी नहीं थी, विश्वास भी नहीं था कि टिकट इनको मिलेगी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम भी चल रहे थे कि उनको टिकट दी जाएगी। लोग वोट बेचते हैं, बाद में 5 साल रोते हैं। सही कह रहे हैं मिंकू जी, लोग वोट बेचते हैं, आप लिखना चाह रहे हैं शायद। लेकिन ये तो लोगों का तो नहीं है ना कि लोग इस बार वोट बेचेंगे या फिर लोगों की वोट खरीद ली जाएगी। ये तो विधायकों की वोट की बात है। राज्यसभा चुनाव में आप जानते ही हैं, जो विधायक हैं यानी कि जो चुने हुए विधायक हैं हरियाणा के 90 विधानसभा क्षेत्रों में से, वो तमाम विधायक जाकर राज्यसभा चुनाव के लिए वोट डालेंगे और उस वोट से जो भी कैंडिडेट है वो जीतेगा और पहुंचेगा राज्यसभा। 2 सीटें हैं, यानी कि 2 सीटों पर चुनाव है, 3 कैंडिडेट हैं। और अब लोगों की बात तो आप कर रहे हैं कि वोट बेच देते हैं और बाद में 5 साल रोते रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो आरोप आप लगा रहे हैं ये बहुत गंभीर भी है और लोगों को बहुत सीरियसली लेना भी पड़ेगा। आप देखिए, क्योंकि कुछ फ्रीबीज की राजनीति जो आजकल चल पड़ी है, राशन की बात हो, फ्री बस सर्विस हो, बिजली हो, पानी हो, तमाम तरीके की चीजें हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वाकई में जरूरत है और उनके घर का गुजर बसर नहीं होता है अगर ये चीजें नहीं मिले। तो जिनको जेन्युइनली चाहिए उनकी बात समझ में आती है। लेकिन जो लोग संपन्न हैं, जिनको इस तरीके से किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, वो भी अगर इन तमाम चीजों को लेके लगातार लोगों सरकार से सॉरी इसके बेनिफिट लेते रहें, तो कहीं ना कहीं उसी को लेके सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले दिनों चिंता जताई और कहा कि ये फ्रीबीज की राजनीति नहीं चलनी चाहिए और इस पे काम होना चाहिए और ये बंद होनी चाहिए। लोगों को काम करने के लिए आप आगे बढ़ाएं, उनको फ्री बैठने के लिए, वेला बैठने के लिए प्रोत्साहित करती हैं इस तरीके की चीजें। तो मैडम, उधार भी बिकते हैं विधायक। आपकी लाइफ टाइम कौन सा है? डेली आते हो क्या दीदी? मैं कोशिश करती हूँ जब आ पाऊं तो लाइव आने की कोशिश करती हूँ, अदरवाइज अपने वीडियोस के माध्यम से जंगवीर जी मैं लोगों से बात करती हूँ और अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। आज मुद्दा बहुत बड़ा था तो मैंने सोचा थोड़ा समय निकाला जाए और आप लोगों के साथ जुड़ के आपकी राय इस पर जरूर ली जाए कि भाई आपको क्या लगता है बेसिकली राज्यसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है। विधायक भी बिकते हैं, मिंकू गाबा कह रहे हैं, और शायद इसी वजह से मिंकू जी कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं उन पर लगातार सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या होगा, क्या वाकई में बिक जाएंगे इस बार राज्यसभा के इस चुनाव में, खेल हो जाएगा और सतीश नांदल विधायक खरीदने में कामयाब होंगे क्या? ये सीधा सीधा सवाल है और हर किसी की जबान पे ये सवाल है। जैसे ही सतीश नांदल पहुंचे नॉमिनेशन के लिए तो यही सवाल उठने लगा कि भाई ऐसे कैसे, ये कोई कैलकुलेशन तो बैठ नहीं रहा है। 37 कांग्रेस के पास है, 31 जीतने के लिए चाहिए और फिर भी सतीश नांदल भर रहे हैं बड़ी कॉन्फिडेंटली और कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, पूरी बात हो चुकी है, हमने तमाम व्यवस्था कर ली है। और उस व्यवस्था का मतलब आप समझ रहे होंगे भली भांति। और उस व्यवस्था से क्या राज्यसभा की राहें आसान हो जाएंगी सतीश नांदल के लिए। भले ही सतीश नांदल पहुंच जाए, लेकिन आने वाला समय फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए बहुत मुश्किल भरा रहने वाला है। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा खत्म ही समझे जाएंगे, क्योंकि फिर आला कमान कहेगा कि भाई हमारे पास तो कुछ है ही नहीं अब खोने के लिए। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस नेता को सब कुछ दिया, मुख्यमंत्री 10 साल जो नेता रहे कांग्रेस पार्टी के, तमाम चीजें जिनके कहने पे की, तमाम टिकटें जिनके कहने पे बांटी गई, जिनकी सरकार बनाने की जिम्मेदारी थी, जब उन्होंने पार्टी को धोखा अगर दे दिया तो फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। फिर
ऐसा कैंडिडेट या ऐसे चेहरे को सामने कांग्रेस पार्टी लेकर आएगी, मुझे लगता है फिर एक नया उदय भी हो सकता है कांग्रेस पार्टी का। क्योंकि जितने भी मठाधीश हैं, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं जिनको लगता है कि हमारे बिना कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद नहीं है, उनको तो फिर साफ तौर पे ठिकाने लगाने का काम कांग्रेस पार्टी का आला कमान कर सकता है। क्योंकि अभी तो आप देखिए कि बड़े बड़ों की लड़ाई में तो कुछ हो नहीं पा रहा है, आपस में लड़ते इतना ज्यादा है कि ग्राउंड पे पकड़ कमजोर है, एक दूसरे को गलियाने में इतना व्यस्त रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में इतना व्यस्त रहते हैं कि भाई लोगों के लिए लड़ने का टाइम ही नहीं है, लोगों के बारे में सोचने का टाइम नहीं है, लोगों की लड़ाई को, लोगों की आवाज को उठाने का टाइम नहीं है। और फिर कहते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी की तो सरकार बन जाती, लेकिन बीजेपी ने अपनी सेटिंग कर ली, बीजेपी ने पूरा सिस्टम हाईजैक कर लिया, बीजेपी ने वोटर खरीद लिए, बीजेपी ने मैनिपुलेट कर दी, वोट चोरी कर ली और तमाम तरीके की बातें, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। पूरे विधानसभा चुनाव के बाद अभी तक भी कांग्रेस पार्टी के नेता विधानसभा चुनाव में वोट चोरी का रोना रो रहे हैं। क्या अब राज्यसभा चुनाव में भी आके रोएंगे? वोट चोरी अगर सतीश नांदल करने में कामयाब हो जाते तो फिर क्या होगा? क्या कांग्रेस पार्टी के विधायक अब एकजुट होकर अपने कैंडिडेट के लिए काम करेंगे? नहीं तो हुड्डा कांग्रेस का अंत है और पार्टी फिर कोई नए चेहरे पर ही दाव लगाएगी। अब देखिए, ये करमवीर बहुत कोई जानता नहीं है। मैंने खुद तमाम कांग्रेस के विधायकों से बात की और उनसे पूछा इनके बारे में, बहुत बड़े बड़े नेताओं से भी बात हुई, लेकिन किसी ने नाम तक नहीं सुना था। और फिर थोड़ी बहुत ही जानकारी जुटा के लोगों ने जो बताया मुझे और बताया कि भाई करमवीर बौद्ध ये हैं। अब एक बहुत ही सिंपल से, हुड्डा गया दीदी हरियाणा से, कोयो की हुड्डा रोहतक पानीपत सोनीपत से बाहर 10 साल निकाले। तो ये कह रहे हैं हुड्डा गया जी हरियाणा से दीदी। अब वैसे भी हुड्डा साहब को लेके रोहतक सोनीपत इसी तमाम तरीके की चीज का आरोप लगता है कि भाई वो तो रोहतक के ही सीएम थे, या तो सोनीपत रोहतक के इर्द गिर्द ही घूमी उनकी पूरी राजनीति और ज्यादा उन्होंने काम किया नहीं। क्षेत्रवाद का टैग भी उन पर लगा कि भाई समूचे हरियाणा का एक सार विकास नहीं किया है। आप सिर्फ सोचते रहे कि भाई इसमें रोहतक का सीएम हूं, रोहतक में काम हो जाए, या आपने सोचा कि चलो सोनीपत में काम हो जाए, लेकिन बाकी हरियाणा का क्या हुआ? आपने तो बाकी हरियाणा का विकास नहीं किया। ऐसे आरोप भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे लगातार लोगों ने लगाए और वो ये भी कहते हैं साफ तौर पे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पक्षपात की राजनीति की और उसी वजह से जो ये खामियाजा है भुगतना पड़ रहा है। अपने अपने लोगों को सेटिंग करी। बीजेपी ये आरोप लगाती है कि भाई कांग्रेस राज में तो लिस्टें पहले ही आ जाती थी, फोन हो जाते थे, किसको कितनी नौकरी मिलनी है, कौन सिलेक्ट हो रहा है, वो तमाम लिस्टें पहले ही आके छप जाती थी, प्रिंट हो जाती थी, मीडिया में आ जाती थी। लेकिन हमारी सरकार ऐसी है जो पारदर्शिता के आधार पर नौकरी देती है और हमारी सरकार की वजह से लोगों को विश्वास हुआ है कि गरीब घर का बच्चा भी लग सकता है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम बीजेपी ने चेंज किया और ये सिस्टम को खड़ा किसने किया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। ये भी मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ अपने कॉमेंट्स को जरूर साझा कीजिए। हुड्डा ही बिकवाएगा कांग्रेस को, नाश कर दिया पार्टी का, पुत्र मोह में हुड्डा गैंग ने बाकी सबका नाश कर दिया, सिद्धार्थ गुलाटी कह रहे हैं। और सिद्धार्थ गुलाटी साफ तौर पे कह रहे हैं कि हुड्डा ही बिकवाएगा कांग्रेस के तमाम विधायकों को और कांग्रेस का नाश कर दिया है। क्या वाकई में आपको भी लगता है कि पुत्र मोह बहुत ज्यादा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा में? पुत्र मोह यानी कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा। और 2024 के चुनाव में भी ये साफ तौर पे आरोप लगे कि भाई अपने पुत्र मोह में ही ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई हुड्डा साहब ने कि भाई सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ नहीं दिखा। उनको लगा कि मेरा बेटा सीएम बन जाए या मैं सीएम बनूं, मैं और मेरा बेटा, इससे बाहर निकल के देख नहीं पाए। और इसी को लेके सिद्धार्थ जी लगातार कांग्रेस के नेताओं पर आरोप भी लगते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती भी आई है कि भाई कांग्रेस में तो कुछ और दिखता ही नहीं है, मैं, मेरा बेटा, मेरी बुआ, मेरी चाची, मेरी मामी, मेरा चाचा, ये इर्द गिर्द राजनीति घूमती है इन तमाम चीजों के। कोई भी छोटे से छोटा पद भी किसी डिजर्विंग व्यक्ति को नहीं मिल सकता है, किसी कार्यकर्ता को नहीं मिल सकता है। बड़े बड़े नेताओं के रिश्तेदारों को आपसदारी में ये बढ़ सकता है। लेकिन अब जो ये टिकट दी गई है करमवीर बौद्ध को, दलित समाज से जो ये आते हैं और अंबाला के ही मूल निवासी बताए जाते हैं, इनको टिकट मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि अब ऐसा नहीं चलने वाला है। ऐसा नहीं है कि बड़े नेता के संपर्क में हो तो ही आपको कोई टिकट मिलेगी, कोई बड़ा नेता सिफारिश करेगा तो ही आपको टिकट मिलेगी। आप पार्टी के लिए ईमानदारी से काम कीजिए, आप पार्टी में रहकर पार्टी को मजबूत बनाने की स्ट्रैटेजी पर काम कीजिए तो पार्टी आपके लिए सोचेगी। और जो करमवीर बौद्ध का जो नाम आया है बतौर राज्यसभा उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो ये इसी दिशा में एक कदम है, क्योंकि
कांग्रेस पार्टी भी अब इस गुटबाजी से इतनी परेशान हो गई है, क्योंकि लगातार बार बार कांग्रेस पार्टी ने भी तमाम अपने नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को, सो कॉल्ड मठाधीशों को बिठा के ये बता के समझाने की कोशिश भी की है इनको बिठा के कि भाई बस कर दीजिए, पार्टी का नाश हो गया है, अब तो कम से कम इन चीजों से बाहर निकलिए और पार्टी के बारे में सोचिए। हमारे बुजुर्गों ने 70 साल से बीजेपी को सरकार में आने नहीं दिया, हमें अब 11 साल से पता लग गया क्यों नहीं आने दिया। तो मिंकू गाबा परेशान लग रहे हैं, कह रहे हैं हमारे बुजुर्गों ने 70 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती रही और बीजेपी को सत्ता में आने नहीं दिया है। अब हमें समझ में आ गया कि क्यों नहीं आने दिया है। मिंकू जी, क्यों नहीं आने दिया है, जरा वो भी आप लिख दीजिए ताकि बाकी लोग भी अच्छे से देख लें कि परेशानियां क्या क्या हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ऑब्वियसली हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जो भी लोग जुड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि कईयों को बीजेपी अच्छी लग रही है, कईयों को कांग्रेस अच्छी लग रही है, कईयों को किसी की कोई नीति पसंद है, किसी की कोई नीति पसंद है। तो ये जाहिर सी बात है कि ये चीज हो सकती है, लोगों के अपने अपने ओपिनियंस हो सकते हैं और हम उन तमाम ओपिनियंस का सम्मान करते हैं। आप जुड़िए और अपनी राय को हमारे साथ साझा करके जरूर हमें बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बहुत बड़ी ये परीक्षा है, क्या उसको पास कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, ये साफ तौर पे अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देखना है। क्योंकि अगर अब भी नहीं जा पाते करमबीर बौद्ध, तो दलित विरोधी का टैग तो लगेगा ही, जो विधानसभा चुनाव में भी लगा। कुमारी शैलजा को लेकर तमाम तरीके की बातें हुई और हमने देखा कितना बवाल हुआ था, और अब फिर से डबल स्टैंप लग जाएगी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा दलित विरोधी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा दलितों का अपमान करते हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दलितों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये पूरा का पूरा टैग विधानसभा चुनाव में लग गया था। मिंकू गाबा कह रहे हैं सब कुछ बेच दिया बीजेपी ने, और इसीलिए बीजेपी की सरकार हमारे बुजुर्गों ने आने नहीं दी थी। तो हर किसी की अपनी राय है और आप जुड़िए जरूर हमारे साथ, वो साझा कीजिए। हम हर किसी कमेंट को पढ़ने की कोशिश जरूर करेंगे सो दैट लोगों तक आपकी बात भी पहुंच सके। और जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं, जिस मुद्दे पे हम आज बात कर रहे हैं, वो बेहद गंभीर है। राज्यसभा चुनाव में जो तीसरे कैंडिडेट की एंट्री हुई है, उससे साफ तौर पे बेचैनियां हैं और कांग्रेस के खेमे में ज्यादा है। बीजेपी के पास तो एनीवेज जो वोट है वो बहुत एम्पल है, और बीजेपी के विधायक सोच भी नहीं सकते सपने में कि भाई हम क्रॉस वोटिंग कर दें या हम कांग्रेस को वोट कर दें या पार्टी के खिलाफ कुछ कर दें। सिद्धार्थ गुलाटी कह रहे बीजेपी ऐसी पार्टी है जो फर्श से उठा के सर्वोच्च पद तक पहुंचा देती है। और शायद ये कांग्रेस भी अब सीख रही है बीजेपी से, सिद्धार्थ जी, और कांग्रेस पार्टी ये सबक लेने की कोशिश करे कि भाई अगर एक जमीन से जुड़े व्यक्ति को आप उठाएंगे तो पार्टी के लिए भी वो अच्छा होगा। अगर आप वही उसी पैटर्न पे चलते रहेंगे कि भाई मेरा बेटा, उसका बेटा, उसकी बेटी, मेरी बेटी, तो फिर कुछ नहीं हासिल होने वाला है। और करमबीर बौद्ध को भी जमीन से उठाकर एक जमीन से जुड़े कार्यकर्ता के तौर पे लगातार काम करते रहे और ऐसा नाम दे दिया जो हरियाणा के नेता जानते ही नहीं। तो ऐसे में ये मैसेज देने की कोशिश भी साफ तौर पे कांग्रेस की आला कमान ने की है कि भाई आप काम कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं जब प्रशिक्षण शिविर हुआ, राहुल गांधी हरियाणा में आए, तो जिला अध्यक्षों को भी यही कहा गया कि आप बड़े नेताओं के पीछे मत चलिए, आप अपने रास्ते खुद बनाइए, आप देखिए आपको क्या करना है, पार्टी के लिए जो अच्छा है वो करिए। ये नहीं कि भाई उस नेता के पीछे या उस नेता के पीछे या उस नेता के पीछे। आपको जो बेहतर लग रहा है अपने निर्णय खुद लीजिए, अपने हिसाब से लीजिए। बेस्ट एंकर प्रतिमा दत्ता, शुक्रिया युवराज जी। कांग्रेस हारेगी, अब वो 16 मार्च को पता लगेगा कांग्रेस हारेगी, और अगर हार गई तो फिर उसके क्या कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर। क्योंकि अगर हार गई तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ छोड़ने वाले नहीं हैं, पार्टी आला कमान के लोग, क्योंकि 37 विधायकों के साइन बकायदा लिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को साफ तौर पे कह दिया था कि भाई आप हमें रिटर्न में तमाम विधायकों के साइन के साथ ये लेटर दीजिए कि आपके कोई भी विधायक इधर उधर नहीं जाने वाले हैं, कांग्रेस की पार्टी का जो कैंडिडेट होगा उसके साथ खड़े हैं। और हालांकि वो लेटर दिया भी गया पार्टी आला कमान को, लेकिन उसके बावजूद भी क्या अब कोई खेल होने जा रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग की जो लगातार आरोप हो रहे हैं, क्रॉस वोटिंग की बातें हो रही है, क्या उन तमाम आरोपों को फिर से झेलना पड़ेगा? अच्छी बात है, बट जीतेगा तो पता लगेगा
कहीं इस बार भी खेला हो जाए। खेला कभी भी हो सकता है, राजनीति है और संभावनाएं इतनी ज्यादा होती है, राजनीति में संभावनाओं का खेल है। और अगर खेल हो गया, कांग्रेस और बीजेपी दिन रात का अंतर है। योर एनालिसिस इज गुड, थैंक यू सो मच वेणुधर जी। लेकिन वाकई में अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं ये सोच रही हूँ कि कांग्रेस आलाकमान, कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए क्या फैसला लेंगे, क्योंकि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो पार्टी आपको सब कुछ दे, जाएंगे कहीं नहीं पेन पेंसिल गायब होगी। तो इस स्याही कांड की तरफ इशारा कर रहे हैं सिद्धार्थ गुलाटी। और मैं मुझे आप ये भी बताइएगा अगर आप चाहेंगे कि स्याही कांड क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो भी उसके बारे में भी हम चर्चा करें, क्योंकि वो बहुत एक ऐसा स्याही कांड जिसकी वजह से आप देखिए सुभाष चंद्रा पहुंच गए राज्यसभा और कांग्रेस के तमाम नेता देखते ही रहे कि भाई क्या होगा, स्याही कांड हो गया, स्याही बदल दी गई, ये कैसे हुआ, क्या हुआ, तमाम तरीके की बातें सबकी तरफ से की गई थी। लेकिन अंदर खाते सब ये जानते थे कि भाई क्या हुआ है, किसने खेल किया है। और उसके बाद जो कैंडिडेट थे वो तमाम तरीके की बातें करते रहे, आर के आनंद, और बोलते रहे कि भाई ये चीटिंग हो गई, फ्रॉड हो गया, ये तमाम चीजें वो कहते रहे। लेकिन फिर हुआ क्या, कुछ भी नहीं। जब आप पार्टी को चीट करते हैं, जब आप बिक जाते हैं छोटे छोटे चीजों को लेके, छोटे छोटे अपने इंटरेस्ट्स को लेके, तो फिर तो क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी फिर क्या फैसला लेगी। हालांकि 16 मार्च को वोटिंग है, लेकिन 16 मार्च तक क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने विधायक बचा पाएंगे। किसी ने सोचा था चंद्रा 15 वोट के करीब चाहिए थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसी स्याही कांड का मैं जिक्र कर रही हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि स्याही कांड पे एक अलग से वीडियो मैं बनाऊं तो जरूर मुझे लिखिएगा। स्याही कांड के बारे में भी डिटेल्ड मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये चुनाव भी ऐसा ही है। 31 वोट चाहिए। और मैं जिस तरीके से पहले आपके साथ चर्चा कर रही थी, मान लीजिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त 48 विधायक हैं, जिसमें से 31 तो उनको खुद को चाहिए संजय भाटिया को राज्यसभा पहुंचाने के लिए, 17 फिर भी बचते हैं। अगर हम इस पे 3 निर्दलीय जोड़ लें तो भी हो जाते हैं 20। 2 इंडियन नेशनल लोकदल के भी अगर मान लीजिए, हालांकि अभी तक इंडियन नेशनल लोकदल अभय चौटाला ने पत्ते नहीं खोले कि उनके विधायक किसको वोट देंगे, लेकिन हम मान लेते हैं हाइपोथेटिकली कि ये 2 विधायक भी इंडियन नेशनल लोकदल को चले गए, यानी कि हो गए 22। उसके बाद भी 22 से 31 तक पहुंचना बहुत लंबा सफर है। ये सतीश नांदल कैसे करेंगे। वोट कैंसिल होगी, स्याही बदलेगी, क्रॉस वोटिंग होगी, ये पूरा का पूरा सिस्टम को हिला डालेगा कांग्रेस पार्टी को। क्योंकि एक बार तो हम कहते हैं चलो मान लिया, भूल हो गई, गलती हो गई, चीजें देखी नहीं गई, लेकिन अगर यही गलती नहीं होगी, फिर ये प्री प्लान्ड पूरा सिनेरियो होगा जिसमें क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ भी होगा, ये कांग्रेस पार्टी देखेगी। और इन तमाम चीजों को देखते हुए कांग्रेस आलाकमान ने साफ तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पहले से ही चेतावनी दे दी है। क्या फिर से ये चीजें देखने को मिलेंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या इस बार बचा पाएंगे अपनी साख को, अपनी पार्टी के कैंडिडेट को। और अगर नहीं बचा पाए तो कितनी परेशानियां होंगी, क्योंकि 22 से 31 पहुंचने का सफर बहुत लंबा है। और 37 से कांग्रेस पार्टी के पास 37 विधायक हैं। 37 से क्या कांग्रेस पार्टी अगर वोट क्रॉस वोट हो जाती है, हाइपोथेटिकली अगेन आई एम सेइंग, तो भाई कांग्रेस पार्टी 37 से आ जाएगी, 25, 26, 27 क्या होगा किसी को मालूम नहीं। और सबसे ज्यादा वोट क्या फिर ले पाएंगे सतीश नांदल, ये भी एक बड़ा फर्क है। जैसे कार्तिक शर्मा के टाइम हुआ था, बिल्कुल कार्तिक शर्मा के टाइम पे भी अलग गेम कर दिया था, और बीजेपी के मंडल को डालेंगे और बाकी संजय भाटिया को। किसी ने सोचा था, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बीजेपी के जो 48 जिसका जैसा मैं जिक्र कर रही हूं, तो उसमें से 31 तो संजय भाटिया को डालेंगे और बाकी के 17 फिर आपके सतीश नांदल को डाल सकते हैं। हालांकि इसको लेके मोहनलाल बड़ौली ने पहले ही कहा था कि अगर कोई निर्दलीय आता है, हमारे पास एक्स्ट्रा वोट्स हैं, तो हम उसको समर्थन देने पे विचार कर सकते हैं। हालांकि सतीश नांदल, ये बहुत इंटरेस्टिंग, आप देखिए सतीश नांदल बीजेपी के ही हैं, है ना। अब बीजेपी से रिजाइन दिया है या नहीं दिया है निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए, ये भी अभी तक मालूम नहीं हुआ है। क्लैरिटी कम से कम इस बात की नहीं है। शायद हो सके तो कुछ टाइम में उनका इस्तीफा भी आ जाए और कहते भाई मैंने तो बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था और निर्दलीय मैंने चुनाव लड़ लिया है। और लेकिन 22 से 31 का सफर कैसे पार होगा, ये 16 मार्च को जरूर मालूम चलेगा। किरण चौधरी और शैलजा हुड्डा को बख्शेगी नहीं, 2 महिला हुड्डा पर भारी है।
किरण चौधरी और शैलजा, किरण चौधरी तो चली ही गई बीजेपी में और उन्हीं की सीट खाली हो रही है। 2 सीटों में से एक उन्हीं की थी जिस पर अभी 16 मार्च को चुनाव है। और कुमारी शैलजा का तो आप सबको ही जानते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा का जो टसल है। और यही मैं इस फैक्टर की बात करी थी जो दलित समाज को लेके पूरे के पूरे विधानसभा चुनाव में ये नैरेटिव चला कि हुड्डा दलित विरोधी हैं, कांग्रेस दलित विरोधी हैं, कुमारी शैलजा का अपमान हुआ है। इतना बड़ा नैरेटिव चल गया कि आप देखिए दलित छिटक गया कांग्रेस पार्टी से, वोट नहीं दिया। और साफ तौर पे एक समय पे जो कोर वोटर था कांग्रेस पार्टी का वही छिटक गया। और अगर फिर से दलित कैंडिडेट करमबीर बौद्ध अगर इनके साथ खेल हो जाता है तो क्या होगा। हालांकि इनकी तमाम जब मैंने मीडिया बाइट सुनी, बहुत ही सरल से और बहुत ही वो कहते हैं ना सिंपल से पॉलिटिशियन जो सबके सामने हाथ जोड़ने को तैयार हैं वैसे ही बात कर रहे। देखिए भाई, मैं तो सबका छोटा हूं, मैं तो सबसे छोटा हूं, मैं तो सबके सामने जाके हाथ जोड़ लूंगा और कहूंगा कि भाई आपको मेरा समर्थन करना है, आपको मेरे साथ आना है। तो कह रहे मैं क्यों नहीं करेंगे, बड़े हैं तो छोटों को आशीर्वाद देंगे। इस तरीके की बातें करमबीर बौद्ध के द्वारा की गई। और लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है, एक तस्वीर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी क्योंकि सोशल मीडिया पे ये तस्वीर लगातार वायरल होती रही। और ये कहा गया कि भाई बीजेपी जब नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची तो बीजेपी वाले तो बड़े खुश थे, बड़े चहक रहे थे कि भाई बड़ी अच्छी बात है, संजय भाटिया नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। लेकिन जब कांग्रेस वाले आए करमबीर बौद्ध के साथ तो हुड्डा साहब का ये चेहरा देखिए। हुड्डा साहब के चेहरे पे आपको क्या नजर आ रहा है? कोई लग रहा है कि परेशान है, नाराज हैं, उदास हैं किसी चीज को लेके? हो सकती है उदासी। साथ में ये बलवान सिंह दौलतपुरिया है, इनका चेहरा देखिए। बस एक जो बड़ी सी स्माइल लेके खड़े हैं ना, वो एक करमबीर बौद्ध ही आपको दिख रहे होंगे। साथ में ये आपको रणदीप सुरजेवाला दिख रहे हैं हंसते हुए, पीछे भालू हैं। हल्की सी उनके चेहरे पे भी हालांकि न्यूट्रल है वो चेहरा, उस पर कोई ज्यादा ना हंसी है ना गम है। लेकिन हुड्डा साहब के चेहरे को लेके तो लगातार लोग सवाल उठा ही रहे हैं। ये पीछे बीके हरिप्रसाद भी खड़े। तो क्या वाकई में चेहरा इनका बता रहा है कि खुश नहीं है, हुड्डा साहब खुश नहीं है? भाई इनको टिकट मिल गई तो हुड्डा साहब नाराज हैं और अब हुड्डा साहब कुछ कर सकते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेके हमारी नजर बनी रहेगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं कि हम क्या स्याही कांड और 2016 और 2022 में जो हुआ, जब कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा पहुंचे बतौर निर्दलीय उम्मीदवार, या जब सुभाष चंद्रा पहुंचे, तो कैसे कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया और कांग्रेस पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। उस पर भी एक डिटेल वीडियो हम बनाएंगे। अगर आप लोग हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि 2016 और 2022 पर भी वीडियो बनाइए तो हम उस पर भी बनाएंगे। और तमाम दूसरे विषयों पे भी अगर आप चाहते हैं कि हम बातचीत करें तो उसके लिए भी आप हमें लिख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो देख ली है तो अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा कि क्या लगता है इस बार राज्यसभा चुनाव में होगा खेला। और कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट है करमबीर बौद्ध, बेचारे बहुत ही सिंपल से लग रहे हैं और इनकी शक्ल देख के ऐसा लगता है कि भाई, इनकी बातें सुन के स्पेशली ऐसा लगता है कि भाई कोई गेम तो नहीं होना चाहिए इनके साथ, कम से कम अच्छे इंसान लग रहे हैं। लेकिन राजनीति है और राजनीति में तो ये राजनेता समझते हैं कि सबसे बड़ा हित हमारा है और वो हमारा हित ही साधना चाहिए, वही पूरा होना चाहिए। सच्चा है दीदी आपकी बात, बैकवर्ड बीजेपी को वोट दिया शैलजा के लिए। मेरे गांव में बैकवर्ड ने बीजेपी को वोट दिया शैलजा के लिए। तो उसका जिसका मैं जिक्र कर रही थी कि भाई कुमारी शैलजा का जो नैरेटिव सेट हुआ कि दलित विरोधी हैं और कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी है, कुमारी शैलजा का अपमान करे, तो उसी को लेके ये बता रहे हैं कि भाई हमारे गांव ने भी कांग्रेस को वोट नहीं दिया इस वजह से और नाराज हो गए कांग्रेस पार्टी से। तो क्या एक बार फिर से बहुत बड़े नुकसान की तरफ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी या भूपेंद्र सिंह हुड्डा डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे? इस बार कम से कम अपने विधायकों को संभाल पाएंगे, उनकी लगाम कस पाएंगे कि विधायक इधर उधर ना भाग जाएं। देखते हैं और जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक पहुंचाने का जरूर काम करेंगे। वीडियो आप तक पहुंची तो जरूर अपनी राय साझा कीजिएगा, लाइक, कमेंट और चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिए। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।